नमस्कार बच्चों। तो हम लोग एल्कीन्स का प्रिपरेशन देख रहे थे और उसमें हम लोग ईवन मैकेनिज़्म ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए आज। और उस पर सबसे पहले है ना, आगे और मेथड ऑफ प्रिपरेशन से पहले कुछ क्वेश्चंस किया जाए। ठीक है, चलिए। तो एक क्वेश्चन लिखा जाए, लिखिए हाउ मेनी अल्कोहल्स, लिखो हाउ मेनी अल्कोहल्स प्रोड्यूसेस 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन मतलब स्ट्रक्चर क्या हो गया, ऐसा कुछ। ठीक है, हाउ मेनी अल्कोहल्स प्रोड्यूसेस 2 ब्यूटीन बाय ईवन मैकेनिज्म। ठीक, प्रोड्यूसेस 2 ब्यूटीन बाय ईवन मैकेनिज्म। ठीक है, बताइए इसको। 2 ब्यूटीन बाय ईवन मैकेनिज्म, करिए करिए करिए, या तो पॉज कर लीजिए या ऐसे ही करिए। आ गया? ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ईवन मैकेनिज्म से कितने अल्कोहल्स ऐसे होंगे जो 2 ब्यूटीन बनाएंगे, है ना। तो 2 ब्यूटीन बनाने के लिए अपने को एक 4 कार्बन का अल्कोहल लेना होगा कम से कम, है ना, क्योंकि 4 कार्बन ही होगा तभी तो 2 ब्यूटीन बन पाएगा। उसके पास भी 4 कार्बन है ना। तो मतलब अपने 4 कार्बन लेकर ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एक हम लोग ऐसा अल्कोहल ले लें। अच्छा, ऐसा अल्कोहल लेंगे तो ये बनेगा क्या, कैसे बनेगा? यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, सबसे पहले H+ यहाँ अटैक करेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, तब तो यहाँ पाई बॉन्ड बनाओगे। देखो तो अगर इससे बनाएंगे H+ हीट, है ना, तो ये बाहर जाएगा और ऐसा कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो ये प्लस चार्ज आ गया और ये बीटा H हो गया, ये अल्फा पोजीशन हो गई, ये बीटा पोजीशन हो गई। क्या बना दोगे क्या? नहीं, है ना। तो बात करी थी हम लोगों ने कि बिना रीअरेंजमेंट कराए नहीं सोचोगे, है ना। तो 2 ब्यूटीन एज प्रोडक्ट बनाना है, तो अगर हम लोग ये भी लेंगे तो इससे भी मेजर प्रोडक्ट अपना क्या बनेगा, 2 ब्यूटीन ही बनने वाला है ना। क्योंकि यहाँ पहले हाइड्राइड शिफ्ट होगा, प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ आएगा, है ना। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट लिख दिया जाए, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद प्लस चार्ज यहाँ आएगा, और अब ये वाला H यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर इस तरह का पाई बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, 2 ब्यूटीन बनेगा, चाहे सिस चाहे ट्रांस, उससे मतलब नहीं है, हम लोग को पूछा नहीं है सिस ट्रांस, है ना। तो हम लोग जस्ट एक एल्कीन बना दिए हैं और ये 2 ब्यूटीन है। ठीक है, तो 2 ब्यूटीन है, तो एक ये अल्कोहल से हम लोग बना सकते हैं, है ना भाई। अच्छा, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना। इसका भी अगर H+ हीट कर देंगे तो इससे भी हम लोग को 2 ब्यूटीन मिलेगा। बोलो भाई, तो कितना आंसर हो गया अपना? 2, है ना। देर आर 2 अल्कोहल्स फ्रॉम विच 2 ब्यूटीन कैन बी फॉर्म्ड, है ना। लेकिन देखो, अगर आप 2 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन कायरल हो गया है, दिख रहा है ना। तो चाहे आप इसका D फॉर्म लें, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या आप इसका L फॉर्म ले, लिवो रोटेटरी, दोनों ही केस में यही प्रोडक्ट मिलने वाला है। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्या इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दिखाई दे रहा है ना, पाई बॉन्ड है बीच में, कोई भी कार्बन कायरल नहीं है। तो चाहे आप डेक्स्ट्रो लेंगे चाहे आप लिवो लेंगे, दोनों ही केस में आपको प्रोडक्ट यही मिलता हुआ दिखाई देगा। समझ रहे बात ना। तो इस वजह से आपका आंसर कितना हो जाएगा इस बार, है ना। इस केस में आंसर हो जाएगा देयर आर 3 अल्कोहल्स फ्रॉम विच 2 ब्यूटीन कैन बी फॉर्म्ड। आई बात ना समझ में? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हमेशा ये बातें ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि एक कायरल है तो अपने 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, डेक्स्ट्रो में भी और लेवो में भी, और दोनों से ही 2 ब्यूटीन बन जाएगा ईवन मैकेनिज्म पर। ठीक है, चलो, तो ये कहानी समझ में आ गई, है ना। एक और क्वेश्चन लिखो, सेम क्वेश्चन, सेम तरह का क्वेश्चन, है ना। एक और क्वेश्चन लिखा जाए, इसको नोट कर लीजिए सब लोग। और सब लोगों ने मैकेनिज्म और
कैसे प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, है ना। ये चीज़ रिवाइज किए होंगे तभी थोड़ा सा मज़ा आएगा आज, नहीं तो फिर है ना आप मैकेनिज़्म में ही खोए रहेंगे तो बात तो कुछ और चल रही है ना। तो रिवाइज करके ही क्लास किया करिए। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन सेम इसी तरह का, हाउ मेनी अल्कोहल्स प्रोड्यूसेस, है ना, प्रोड्यूसेस 2-methyl butene, 2-methyl butene on E1, ठीक है। हाउ मेनी अल्कोहल्स, है ना, ऑन E1 एलिमिनेशन प्रोड्यूसेस 2-methyl butene ऑन डिहाइड्रेशन। चलिए इसको बनाइए, पॉज कर लीजिए और टोटल आंसर बताइए कितना होगा, है ना। इस बार सही से बनाएंगे एकदम सोच के। हो गया होगा भाई। चलो तो ये बनाना है अपने को। तो स्केलेटन हम लोग ऐसे ही रखा जाए और इसी में अलग अलग जगह पर हम लोग OH डाल के चेक किया जाए कि किससे किससे ये बन सकता है, ठीक है। चलो अगर हम लोग मान लीजिए ये अल्कोहल ले लें, है ना, अगर ये अल्कोहल ले लेंगे तो क्या इससे ये वाला एल्कीन बनेगा? सोचो तो ज़रा। यहाँ H+ करेगा अटैक, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। बिना कार्बोकेटाइनिक रिएरेंजमेंट के हम लोग प्रोडक्ट नहीं सोचते, तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा हाइड्राइड होने के बाद, यहाँ शिफ्ट होने के बाद फिर यहाँ वाला बीटा H निकलेगा और इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। मैं पूरा मैकेनिज्म नहीं लिख रहा हूँ, मैं ये बिलीव करके चल रहा हूँ कि लास्ट क्लास में हमने आपको प्रोडक्ट बनाना सिखाया है और वो आप सीख गए हो, है ना। आप खुद से बनाए हो, सीख गए हो, उसकी प्रैक्टिस किए हो, नहीं समझ में आया है तो आप फिर से बनाए हो, है ना। डाउट सेशन में आप क्वेश्चन पूछे हो कैसे बनेगा, और फिर वो सारी तैयारी करके आप आज की क्लास कर रहे हैं, ठीक है ना। आप एक साथ 3 वीडियो 4 वीडियो ऐसे अगर देखेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, है ना। एक दिन में एक लेक्चर, उस पर तैयारी, उस पर थोड़ा सा चिंतन, है ना, उस पर कॉन्टेम्पलेशन, तब आगे आएंगे, तब आपको क्लास दर क्लास आपको, है ना, लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। अगर आप एक साथ एक ही दिन में 4 वीडियो देख लेंगे और मूवी की तरह चला लेंगे तो नहीं, उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो देखो तो अगर हम लोग यहाँ कार्बोकेटाइन बनाए, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, यहाँ प्लस चार्ज आया, यहाँ प्लस चार्ज आने के बाद फिर उसके बाद यहाँ वाला बीटा H निकल के यही वाला एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। तो एक ये हो गया, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये कायरल है ना, ये कायरल, एक मिथाइल, एक ये वाला मिथाइल से OH, एक इथाइल और एक हाइड्रोजन, तो ये सेंटर कायरल है। तो कायरल है तो 2 प्रोडक्ट होंगे, तो इसका 2 अल्कोहल जोड़ा जाए, नहीं, एक ये हो गया। तो अब तक अपने को कितना मिला? 2 मिला ना। एक यहाँ OH आ जाए तो यहाँ पे सीधा यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ से बीटा H निकाल के यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, और इसमें ये सेंटर कायरल नहीं है क्योंकि दोनों मिथाइल हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर ये एक ही जोड़ा जाएगा, नहीं। अच्छा फिर देखो अगर यहाँ OH होता तो यहाँ प्लस चार्ज आता, फिर शिफ्ट होकर यहाँ आता और फिर बीटा H यहाँ निकाल के सेम यही चीज़ बनती, ठीक है ना। और इस बार ये अल्कोहल कायरल है तो मतलब यहाँ से भी अपने को 2 मिलेंगे, मतलब दीज आर, ये एक अल्कोहल नहीं है, ये 2 अल्कोहल है क्योंकि ये कायरल है और अपने डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों में एग्जिस्ट करेगा। तो अब तक अपने को 5 मिल गए, नहीं। अच्छा एक और चांसेस है, देखो ये वाला अल्कोहल भी हो जाएगा क्या? ये वाला भी देखो, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, शिफ्ट होकर ये सेकेंडरी बन जाएगा, यहाँ पे प्राइमरी आया, फिर शिफ्ट होकर टर्शरी बन जाएगा और फिर यही वाला एल्कीन बन जाएगा, और इसमें कोई भी कायरल नहीं है तो इसको एक ही जोड़ा जाए। तो 2, 2, 4, 1, 5 और 1, 6, ठीक है, यही बनेगा, 6 आया होगा। लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो गया, है ना। देखो इसमें मैं अगर एक अल्कोहल और लूँ, देखो ज़रा, अगर मैं ये अल्कोहल ले लूँ तो इसके इवन मैकेनिज्म से भी यही बनेगा क्या? देखो ज़रा ध्यान से, है ना। लेकिन इस बार मैंने स्केलेटन ये वाला स्केलेटन नहीं लिया
है ना, जो इसका स्केलेटन है मैंने स्केलेटन चेंज कर दिया है, लेकिन फिर भी एल्कीन यही बनेगा। देखो तो ज़रा, H+ आया, इस पर अटैक किया, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना दिए, फिर 1 to मिथाइल शिफ्ट होगा, होना ही होना है। फिर बनेगा CH3 यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर आएगा CH2 और यहाँ पर आ जाएगा कौन, CH3। देखिए आया ना, ये इसको शिफ्ट करा दी तो ऐसा बन गया। अब फिर से यहाँ वाला जो बीटा H है इसको बाहर करा के ये पाई बॉन्ड बना दो, मतलब फिर इस बार यही बन गया है। क्या दिखाई दे रहा है ना? तो ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाएंगे ऐसे, है ना। ऐसा क्वेश्चन मतलब एडवांस में ही पूछने का ज़्यादा चांस है जिसमें ये सब कहानी भी हो, है ना। लेकिन जब भी ऐसा होगा तो उसको एक बार ठहर के एक बार ज़रूर थोड़ा सा और कुछ स्ट्रक्चर बना के ट्राई करेंगे, है ना। कोई फॉर्मूला नहीं है, नहीं, सोचना ही पड़ेगा। क्लियर है बात? चलो, तो अब हम लोग आगे बढ़ा जाए। तो ये E1 मैकेनिज़्म हम लोग यहाँ पर ख़त्म किए हैं, ठीक है। क्लियर कर रहे हैं इसको। अब देखो, तो पहला मेथड हम लोगों ने ख़त्म किया है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स का बाय E1 मैकेनिज्म, और उसमें भी सिर्फ एक पार्ट पढ़ा है, कौन सा, बाय एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, है ना। अब हम लोग दूसरा मेथड पढ़ने जा रहे हैं, है ना, बाय डिहाइड्रो हैलोजेनेशन, बाय डिहाइड्रो हैलोजेनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, बाय डिहाइड्रो हैलोजेनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। और ये वाला हम लोग पढ़ रहे हैं बाय E2 मैकेनिज्म, बाय E2 मैकेनिज्म, है ना। अच्छा, ये चीज़ जो है ये E1 मैकेनिज्म से भी होता है, लेकिन वो हम लोग बाद में देखेंगे, है ना। उसका E1 मैकेनिज्म थोड़ी देर बाद, कुछ क्लासेस बाद देखेंगे, है ना। और यहाँ पर हम लोग अब दूसरा मैकेनिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। E1 हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब हम लोग E2 मैकेनिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और E2 मैकेनिज्म में हम लोग एग्जाम्पल लिए क्या, बाय डिहाइड्रो हैलोजेनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखो, हाइड्रो हैलोजेनेशन, है ना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजेनेशन मतलब हैलोजन और हाइड्रोजन को बाहर करके एल्कीन बनाएंगे, मतलब ये भी एलिमिनेशन ही है। और E2 मैकेनिज्म से ये हो रहा है, ये दोनों मैकेनिज्म से हो सकता है, E1 से भी हो सकता है, E2 से भी हो सकता है, और यहाँ पर हम लोग E2 देख रहे हैं, ठीक है। E2 स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर, एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर। बाय मॉलिक्यूलर का मतलब इसके आरडीएस में 2 मॉलिक्यूल आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना है, 2, ऑर्डर कितना है पता नहीं। ये जो E2 लिखा है, मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ, ये 2 मतलब मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर क्या है वो अभी देखेंगे, मैकेनिज्म से पता चलेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जो ऑर्डर, जो मॉलिक्यूलरिटी है हर बार वही ऑर्डर भी आए, ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना। चलो, तो एक इसमें एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, CH3 CHH CH Br और CH2H, है ना। और इस बार, है ना, यहाँ पर हम लोगों ने एक एल्काइल हैलाइड ले लिया है और इस तरह का एल्काइल हैलाइड लिया है एक, है ना, बातें समझने के लिए। और यहाँ पर इस बार जो एरो पर जो रिएजेंट होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है और उसके साथ हीट करते हैं। मतलब एल्काइल हैलाइड के डिहाइड्रो हैलोजिनेशन में अगर हम लोग E2 मैकेनिज्म से कराएंगे तो हम लोग को एरो पर क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट करना होगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर हम लोग H+ हीट डालेंगे तो नहीं होगा कुछ, है ना, क्योंकि ये E1 नहीं है और ये अल्कोहल भी नहीं है, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग बेस और हीट यहाँ पर लेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस देखो कौन कौन सा लिया जाता है, अल्कोहलिक KOH हीट, है ना। अल्कोहलिक KOH हीट का मतलब, जैसे KOH तो अपने आप में एक बेस है, पता है सबको, है ना।
अच्छा, KOH एक्वस में डाल देते हैं, जैसे वाटर में डालोगे तभी वो एक बेस है, तो KOH को वाटर में डालेंगे तो वो OH माइनस फर्निश करेगा और वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर KOH को हम लोग अल्कोहल में डालेंगे, है ना, तो वो और स्ट्रॉन्गर बेस होगा। OH माइनस इन अल्कोहल इज इवन, है ना, स्ट्रॉन्गर बेस देन एक्वस KOH, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर लेते हैं क्या, अल्कोहलिक KOH, मतलब KOH को डाले हुए हैं किस में, अल्कोहल में। क्यों स्ट्रॉन्गर बेस होगा वो बात हम लोग अभी आगे समझेंगे, ठीक है। बस अभी ये समझिए कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अच्छा, इसकी जगह पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ETO माइनस इन ETOH ऐसा भी ले सकते थे, साथ में हीट, मतलब यहाँ पर बेस कौन है, ETO माइनस, इथॉक्साइड आयन, जो कि इथेनॉल का कॉन्जुगेट बेस है ना। ज़रा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर और इथेनॉल में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, तो H2O स्ट्रॉन्गर एसिड है, पढ़े हैं हम लोग ना, एक ऑर्डर भी पढ़े हैं। H2O एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, इथेनॉल एक वीकर एसिड है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस है OH माइनस, और ये वीक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस है ETO माइनस। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस रिलेटिवली वीक होगा, और ये वीक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर होगा। मतलब OH माइनस में से और ETO माइनस में से ETO माइनस इज मोर स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ कंफ्यूज मत होना भाई लोग, मैं बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है, तो स्ट्रॉन्ग मतलब ये नहीं कि इसको HCl से कंपेयर कर दी, स्ट्रॉन्ग मतलब इन दोनों में बात कर रहे हैं ना, कंपेरेटिवली बात कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों ही वीक एसिड है, लेकिन इन दोनों में ये स्ट्रॉन्गर है और ये वीकर है, ठीक है। चलिए, तो ETO माइनस ले लिए, अच्छी बात है, इससे भी अच्छा बेस ले लिए, या मान लीजिए कोई भी RO माइनस इन प्रेजेंस ऑफ क्या, ROH हीट, है ना, कोई भी अल्कोक्साइड आयन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, उसी अल्कोहल का सॉल्वेंट में इसको डाल दिए, ठीक है। अच्छा, या फिर हम लोग ले सकते हैं NaNH2, इसके साथ हीट कर सकते हैं, है ना, इसका नाम हो गया सोडामाइड, है ना। तो ये भी, इसमें जो बेस है वो कौन है, NH2 माइनस, है ना, और NH2 माइनस अपने को मालूम है अमोनिया NH3 में से अगर हम लोग H+ निकालेंगे तो बनेगा NH2 माइनस। अब अमोनिया तो इससे भी वीकर एसिड होता है ना, बहुत वीक एसिड है ये, तो अमोनिया इससे भी वीकर एसिड है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो तो और स्ट्रांग होगा। अगर मैं इन एसिड के pK की बात करूं तो वाटर का pK वैल्यू होता है कितना, 15.7, अल्कोहल का 16 के आसपास होता है, और अमोनिया की अगर हम लोग बात करें तो ये 38 के आसपास होता है। मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में ये तो बहुत वीक एसिड है, बात समझ में आ रही है ना। तो इसके कॉन्जुगेट बेस और बहुत स्ट्रांग होने वाला है ना। तो इस वजह से एक यहाँ पर हम लोग ये वाला बेस भी नहीं हुआ। तो अब बात थोड़ा कंक्लूड किया जाए कि एक हम लोगों ने ले लिया क्या, एल्काइल हैलाइड, और अगर एरो पर स्ट्रांग बेस है इनमें से कोई, है ना, और इसका अगर हम लोग रिएक्शन कराएं तो हम लोग को सेम वही है, E2 मैकेनिज्म का एग्जांपल है ना। और E2 मैकेनिज्म जो है वो अल्फ़ा बीटा मैकेनिज्म या 1-2 मैकेनिज्म में हम लोग पढ़े थे, है ना, अल्फ़ा बीटा में पढ़े थे ना। तो लेट अस से कि ये वाला कार्बन 1 हो गया, ये वाला 2 हो गया, या ऐसे बोला जाए कि ये वाला कार्बन अल्फ़ा हो गया जिस पे ब्रोमीन जुड़ा है, जिस पे हैलोजन जुड़ा है, और ये वाला कार्बन कौन हो गया, बीटा हो गया। तो अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, है ना, यहाँ से H+ निकाल लेगा, इस कार्बन पे आता अगर तो नेगेटिव चार्ज आता, और फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बना के इसको बाहर कर देता, ठीक है। मतलब होगा क्या यहाँ पर कि ये स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ से H+ निकालेगा, ये बॉन्ड इधर आएगा और ये बॉन्ड बाहर चला जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन एक लीविंग ग्रुप है तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। ये H+ के फॉर्म में निकला, इस पर नेगेटिव आया, ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर निकल जाएगा, इस पर पॉजिटिव आया, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेगा। ऐसे आराम से समझा जाए, लेकिन ये बात होती कैसे है, ये H+ खींचता है, ये बॉन्ड इधर आता है, ये लिविंग ग्रुप बाहर जाता है, ठीक है। तो इधर से अगर हो सकता है तो इधर भी तो ये बीटा कार्बन है और बीटा पर एक H है, तो ये इधर से भी H+ बेस खींचेगा और यहाँ पे बॉन्ड बनाते हुए इसको बाहर कर देगा,
ठीक है। ये वाले H जो है वो स्लाइटली एसिडिक है। स्लाइटली एसिडिक क्यों है? क्योंकि ब्रोमीन का जो माइनस आई है ना, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो इन पे पार्शियल पॉजिटिव जरा सा होगा, है ना, जिनकी वजह से वो स्लाइटली एसिडिक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस ये H खींच के, है ना, एल्कीन बना सकता है। और या तो बेस ये वाला H खींचेगा तो इधर पाई बॉन्ड आएगा, या इधर वाला H+ खींचेगा तो इधर पाई बॉन्ड आएगा, है ना। तो मतलब यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अपने पास एक प्रोडक्ट बनेगा CH3, अगर ये वाला H+ निकला तो देखो ये प्रोडक्ट बनेगा, और अगर ये वाला H+ निकला तो यहाँ पाई बॉन्ड आएगा, मतलब अपना CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट है ना। दो प्रोडक्ट यहाँ पर ऐसा एल्काइल हैलाइड हम लोग लिए हैं कि दो प्रोडक्ट मिलने का चांसेस है। तो अब सवाल आया कि भाई विच इज़ मेजर एंड विच इज़ माइनर, है ना, जरा देखा जाए। तो थोड़ा बात किया जाए यहाँ पर, इस वाले पाई बॉन्ड के पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। 6 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से इस तरह के एल्कीन को हम लोग बोलते हैं मोर एल्काइलेटेड। मोर एल्काइलेटेड मतलब ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन, तो मतलब ज़्यादा एल्काइलेटेड, कि उस पर ज़्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, ऐसा समझा जाए, है ना। एक टेक्निकल नाम है इसी बात का, जिसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसको बोल देंगे मोर एल्काइलेटेड, है ना। ये मोर एल्काइलेटेड है। अच्छा, क्योंकि इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और क्योंकि 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है तो इसको हम लोग बोलते हैं लेस एल्काइलेटेड, ठीक है। तो ये लेस एल्काइलेटेड एल्कीन है। तो जो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेडजेफ प्रोडक्ट। तो ये सेडजेफ प्रोडक्ट है, या सेडजेफ एल्कीन बोल सकते हो। और ये है अपना हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है, हॉफमैन प्रोडक्ट या हॉफमैन एल्कीन, ये डिफाइन किया गया है, ठीक है। मतलब E2 एलिमिनेशन में जब कोई कंपाउंड इस तरह से बनता है तो जो ज़्यादा एल्काइलेटेड होता है, ज़्यादा एल्काइलेटेड बोलने का मतलब जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होता है उसको हम लोग सेडजेफ प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो लेस एल्काइलेटेड होता है उसको हम लोग हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इतनी बात आई समझ में? ये भी हम लोग लिखेंगे कि सेडजेफ और हॉफमैन कैसे डिफाइन हो रहा है, ये बात हम लोग कॉपी पे लिखेंगे, ज़रूरी है, इस पर क्वेश्चन आता है। अच्छा, दूसरा, इसमें और इस एल्कीन में ज़्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा दिखाई दे रहा है? ये वाला, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। यहाँ पर ये वाला एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है ना। तो इस वजह से, क्योंकि ये मोर स्टेबल एल्कीन बना है, इस वजह से यहाँ पर ये वाला एल्कीन मेजर कहलाएगा, ठीक है। और ये वाला इन दोनों की तुलना में ये वाला लेस स्टेबल है, तो इस वजह से इसको हम लोग माइनर बोलते हैं। बोलिए भाई। तो इसको थोड़ा समराइज़ किया जाए, हुआ क्या है, एक एल्काइल हैलाइड था, उसके पास 2 बीटा H थे, एक इस तरफ था एक इस तरफ था, है ना। बारी बारी से दोनों निकल सकते हैं, तो एक निकला तो ये बना, दूसरा निकला तो ये बना। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसलिए इसको मोर एल्काइलेटेड बोलते हैं। और ऐसे प्रोडक्ट को जब भी E2 एलिमिनेशन देखेंगे हम लोग, है ना, ऐसे प्रोडक्ट को जहाँ पर मोर एल्काइलेटेड प्रोडक्ट बनेगा, हमेशा उसको हम लोग सेडजेफ बोलेंगे, ठीक है। जहाँ लेस एल्काइलेटेड बनेगा उसको हम लोग हॉफमैन बोलेंगे। अच्छा, E2 एलिमिनेशन में हमेशा मोर स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है वही मेजर प्रोडक्ट होता है ना। E2 एलिमिनेशन में मोर स्टेबल प्रोडक्ट इज मेजर, ये बात लिखेंगे हम लोग, अभी जस्ट एक बात कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है इसलिए इसको हम लोग मेजर बोलते हैं, लेकिन ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं होगा, है ना। अगर मान लीजिए कहीं पर हॉफमैन प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब लेस एल्काइलेटेड है, लेकिन उसके पास रेजोनेंस है, तब तो वो ज़्यादा स्टेबल हो गया ना, भले उसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम है, तो फिर वो मेजर हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मेजर प्रोडक्ट और सेडजेफ प्रोडक्ट दोनों अलग अलग बातें हैं, है ना। ये मैं कुल मिला के बोलना चाह रहा हूँ कि सेडजेफ प्रोडक्ट हमेशा उसको बोलोगे जो ज़्यादा एल्काइलेटेड हो। यहाँ पर ये ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सेडजेफ ही हमेशा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। हॉफमैन भी ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात,
E2 मैकेनिज्म में इस रिएक्शन में हम लोग मेजर बनाएंगे किसको, सेटजेफ को या हॉफमैन को? किसी को नहीं, ना हम सेटजेफ को मेजर बनाएंगे ना हम हॉफमैन को मेजर बनाएंगे, हम मेजर मोस्ट स्टेबल एल्कीन को बनाएंगे, है ना। और जो मोस्ट स्टेबल एल्कीन होगा वही अपना मेजर प्रोडक्ट होगा, बाद में देखेंगे कि वो सेटजेफ है या हॉफमैन है। समझ गए ना बात? तो ये कुल मिलाकर यहाँ पर सारे ट्रिकी पॉइंट्स हैं, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लो और फिर एक एक बात हम लोग यहाँ पर जो किए हैं अभी, ये सारी बातें हम लोग लिखते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए भाई सब लोग। हाँ, लिख लिया होगा। तो पहले एक पॉइंट लिख लो, ठीक है। पहले हम लोग एक पॉइंट लिखा जाए, लिखिए सेटजेफ प्रोडक्ट, सेटजेफ प्रोडक्ट बहुत सारे नाम से जाना जाता है। सेटजेफ, कहीं कहीं जैतसेव भी लिखा रहता है ना, तो वो सब का मतलब सेम है, ठीक है। तो सेटजेफ प्रोडक्ट किसको बोलेंगे हम लोग? लिखिए एक पॉइंट, सेटजेफ प्रोडक्ट लिखिए। whenever a more alkylated alkene is formed, whenever a more alkylated alkene is formed in any elimination reaction, whenever a more alkylated alkene is formed in any elimination reaction, मतलब अब E1 और ये सब बात सबके लिए एक, ये सेटजेफ प्रोडक्ट मतलब एक ही बात, डिफाइन ये E2 के लिए किया गया था, लेकिन अब ये सब के लिए, सारे टाइप के एलिमिनेशन के लिए जहाँ जहाँ एल्कीन आप बना सकते हो उन सब के लिए ये डेफिनेशन वैलिड होगी, ठीक है। whenever a more alkylated alkene is formed in any elimination reaction, it is called Sedgwick product, it is called Sedgwick product, ठीक है। नेक्स्ट पैरा चेंज करके लिख लीजिए, पैरा चेंज करके लिखिए, एंड लेस एल्काइलेटेड एल्कीन इज कॉल्ड, एंड लेस एल्काइलेटेड एल्कीन इज कॉल्ड हॉफमैन प्रोडक्ट, लेस एल्काइलेटेड एल्कीन इज कॉल्ड हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैरा नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए, इन E2 मैकेनिज्म, इन E2 मैकेनिज्म, वैसे तो हर जगह है ये बात, E1 में भी है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा रिलेवेंट है, ठीक है। इन E2 मैकेनिज्म मोर स्टेबल एल्कीन, इन E2 mechanism more stable alkene is always the major product, in E2 mechanism more stable alkene is always the major product whether it is Sedgwick or Hofmann, whether it is Sedgwick or Hofmann, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात, है ना। मैं फिर से वही बात एक बार बोल रहा हूँ आपको कि E2 में मेजर प्रोडक्ट हम लोग कौन सा बनाएंगे, सेटजेफ बनाएंगे, हॉफमैन बनाएंगे? कोई नहीं बनाएंगे। हम लोग मेजर प्रोडक्ट हमेशा मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनाएंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि वो सेटजेफ है या हॉफमैन है। मतलब मेजर इन E2 इज ऑलवेज मोर स्टेबल एल्कीन, दैट्स ऑल। क्लियर बात, हाँ ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अब सेटजेफ हॉफमैन समझ में आ गया नहीं। अब थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देखा जाए कि क्यों, है ना। अगर हम लोग ये बात करें, अगर हम लोग अगर ऐसी बात करें, है ना, अगर हम लोग मैकेनिज्म यहाँ पर लिख रहे हैं E2 का, और लेटस से कोई एक बेस ले लिया हम लोगों ने, एल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर रहे हैं, कोई भी एक बेस ले सकते हैं, ठीक है, ये ले लिया है। अब देखो ब्रोमीन का माइनस आई है, जिसकी वजह से ये वाला H पार्शियल पॉजिटिव है और ये वाला H भी पार्शियल पॉजिटिव है। तो देखो यहाँ पर, है ना, मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पहले मैकेनिज्म समझ रहे हैं किसका, हम लोग समझते हैं मेजर प्रोडक्ट का।
ठीक है, फिर उसको कंपेयर करेंगे कि क्यों दूसरा वाला मेजर नहीं बना। ठीक है, चलो देखो बढ़िया मैकेनिज्म, सिंपल सा मैकेनिज्म है ये, वन स्टेप रिएक्शन है। वन स्टेप रिएक्शन मतलब एक ही बार में ये दोनों बाहर हो जाते हैं, मतलब यहाँ कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है ना। देखो जरा, बहुत सिंपल है। तो हम लोग मेजर बना रहे हैं, तो मेजर ये वाला H निकलने से बना था ना। तो देखो ये वाला कार्बन अल्फा हो गया, ये वाला बीटा हो गया। अब ये बेस यहाँ पर जो OH माइनस है, ये बेस क्या करता है, इस H प्लस को निकालना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे ये H प्लस निकलने लगता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने लगता है, और अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो इसके पास तो वैकेंसी है नहीं, तो ये जो ब्रोमीन है ये क्योंकि लीविंग ग्रुप है तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर बाहर होने लगता है। तो ये H प्लस, ये OH माइनस इस H प्लस को निकाला, ये बॉन्ड इधर आया और ये बॉन्ड बाहर जा रहा है, और ये तीनों प्रोसेस एक साथ होते हैं। ठीक है, और एक साथ होने के बाद सीधा अपना क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है, मतलब एक ही स्टेप। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन स्टेप रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, एक ही बार में सब कुछ हो जा रहा है। अच्छा, क्योंकि एक ही बार में हो रहा है ना, तो इसका जो रेट और जो कहानी है ना, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, तो ये सब जो इसका रेट और जो जो फैक्टर इसको स्टेबलाइज करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, ये सब हम लोग को अब स्टडी करना होगा इसके ट्रांजिशन स्टेट में, क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है ना। तो देखो इसके ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसा बनता है, यहाँ पर कुछ ऐसा कि CH3CH। ट्रांजिशन स्टेट में ये वाला कार्बन और H का बॉन्ड टूट रहा होगा, ये H और बेस का बॉन्ड बन रहा होगा, यहाँ पर CH है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा होगा और यहाँ वाला पाई बॉन्ड बनना स्टार्ट हो रहा होगा क्या। और जैसे जैसे पाई बॉन्ड बनना स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक उसी समय ये ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर बाहर जाना स्टार्ट हो रहा होगा, और बाकी सारा जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, और ये अपना ट्रांजिशन स्टेट हो गया। समझ रहे बात, क्या हो रहा है यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड बन रहा है मतलब बॉन्ड फॉर्मिंग, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग, ये वाला बॉन्ड बन रहा है मतलब बॉन्ड फॉर्मिंग, और ये वाला बॉन्ड टूट रहा है मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग। और ये सब चीज़ एक साथ हो रही है, और ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और इस ट्रांजिशन स्टेट का, क्योंकि इसके पास यहाँ पाई बॉन्ड डेवलप होना स्टार्ट हो चुका है, इसलिए इस ट्रांजिशन स्टेट का एल्कीन लाइक कैरेक्टर होता है। एल्कीन लाइक कैरेक्टर क्या मतलब समझे, है ना, एल्कीन लाइक कैरेक्टर है। अब देखो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, अब जो बॉन्ड टूट रहा था वो टूट जाएगा, जो बॉन्ड बन रहा था वो बन जाएगा, और फाइनल हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट बना देंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH3। समझ में आई बात। तो वन स्टेप रिएक्शन है, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है जिसका कैरेक्टर एल्कीन लाइक है, मतलब इस एल्कीन लाइक कैरेक्टर को ट्रांजिशन स्टेट में जो जो फैक्टर स्टेबलाइज करेंगे, तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ट्रांजिशन स्टेट, तो हाईएस्ट एनर्जी जो पीक होता है वो होता है। तो इसको, इस ट्रांजिशन स्टेट को जो कि एल्कीन लाइक कैरेक्टर है, इसको जो जो फैक्टर स्टेबलाइज करेगा तो ये नीचे होगा, और जो फैक्टर डिस्टेबलाइज करेगा तो ये ऊपर होगा। समझ गए बात ना। तो ये कहानी है इसकी, तो ये बात ध्यान रखोगे कि इसका एल्कीन लाइक कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो बस वन स्टेप मैकेनिज्म है, इसमें कुछ ज़्यादा बात है नहीं। बात ये है अब जो समझ रहे हैं हम लोग को कि सर ये वाला H तो ज़्यादा एसिडिक था, ये वाला H तो कम एसिडिक था। क्यों ऐसा था, क्योंकि यहाँ से तो मिथाइल का प्लस आई है, तो स्ट्रॉन्ग बेस लिए हैं, तो इस H को पहले निकालना चाहिए था, तो इधर वाला एल्कीन मेजर बनना चाहिए था। ये कैसे मेजर बन रहा है, ये ऐसे मेजर बन रहा है कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि इस ट्रांजिशन स्टेट का एल्कीन लाइक कैरेक्टर है। तो एल्कीन लाइक कैरेक्टर होने की वजह से जो फैक्टर एल्कीन को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा वो ज़्यादा, है ना, उसका रेट ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसका एनर्जी प्रोफाइल बनाऊं, बात समझो, बहुत सिंपल है। यहाँ एल्काइल हैलाइड ले लिए थे हम लोग, और ये एल्कीन बना है। सिमिलरली ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, क्योंकि आप 2 सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहे हो और बदले में एक पाई बॉन्ड बन रहा है, ऐसे ही कुछ हो रहा है ना। तो इसका एनर्जी प्रोफाइल कुछ ऐसा जाएगा, और ये अपना 2 ब्यूटीन बन गया है। ठीक है, अब इमेजिन करिए कि अगर ये वाला H निकल रहा होता, ये वाला, तो पाई बॉन्ड कहाँ आ रहा होता, इधर आ रहा होता, है ना। ये ब्रोमीन निकल रहा होता, यहाँ पाई बॉन्ड आ रहा होता।
तो जब यहाँ पाई बॉन्ड आ रहा होता तो इसका ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पर पाई बॉन्ड दिखाते हैं हम लोग। तो इस ट्रांजिशन स्टेट के जो पाई बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हुआ है, इसको स्टेबलाइज करने वाले 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड कैरेक्टर भी अगर आ गया तो वहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन से उसकी स्टेबिलिटी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो अगर क्योंकि इसका पाई बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ आ चुका है तो उसको 6 अल्फा हाइड्रोजन स्टेबलाइज कर रहे हैं। अगर यहाँ आ रहा होता तो उसको 2 ही अल्फा हाइड्रोजन स्टेबलाइज कर रहे होते। तो मतलब अगर ये वाला एच अगर हम लोग निकालते तो यहाँ पाई बॉन्ड आ रहा होता तो वो पाई बॉन्ड कैरेक्टर की स्टेबिलिटी इस पाई बॉन्ड कैरेक्टर की स्टेबिलिटी से कम होती। तो अगर स्टेबिलिटी कम होती तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होता, मतलब ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी ज़्यादा होता। मतलब अगर सेम एनर्जी प्रोफाइल में अगर हम लोग इस वाले एल्कीन हॉफमैन एल्कीन का अगर एनर्जी प्रोफाइल यहाँ बनाएंगे तो ये ट्रांजिशन स्टेट किसका है, इसका। तो इस वाले पाई बॉन्ड का ट्रांजिशन स्टेट इससे ऊपर होगा कि नीचे, ऊपर। और प्रोडक्ट जो बन रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 1 ब्यूटीन। तो उसके पास भी तो 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है ना। अगर यहाँ वाला एच जाता तो ये वाला पाई बॉन्ड आता, उसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट में भी वो 1 ब्यूटीन जो है वो 2 ब्यूटीन से ऊपर होता, यहाँ होता एनर्जी में, क्योंकि ये कम स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है। और इसका ट्रांजिशन स्टेट भी ऊपर से ही जाता। बोलो भाई। तो अब देखिए आपके सामने है कि ये वाला जो एल्कीन बन रहा है इसका ट्रांजिशन स्टेट भी नीचे है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी भी कम है और प्रोडक्ट भी ज़्यादा स्टेबल है। इस प्रोडक्ट का जो ट्रांजिशन स्टेट है वो भी ऊपर है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट भी कम स्टेबल है। तो दोनों ही हिसाब से मेरे हिसाब से ये अल्काइल हैलाइड तो यही बनाना चाहेगा, ये तो बहुत कम बनेगा। क्यों? क्योंकि जल्दी भी वही बन रहा है और स्टेबल भी वही बन रहा है ना। अगर ऐसा कहानी होता कि एक जल्दी बनता और एक ज़्यादा स्टेबल बनता, तब थोड़ा बात सोचनी होती क्या कि किसको प्रायोरिटी दें, है ना। तो वहाँ पर आएगी बात ना, वो हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक कंट्रोल और काइनेटिक कंट्रोल, ये सब कहानी पढ़ेंगे आगे। लेकिन यहाँ पे अगर बात करो, है ना, तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल सी बात है, एक प्रोडक्ट है ना जल्दी भी बन रहा है और स्टेबल भी बन रहा है, तो बस इसी पाथवे से जाने वाला रिएक्शन, तो मेजर ये बनेगा, माइनर ये बनेगा, है ना। समझ में आ रही बात? तो ये कहानी हो गई इसकी, है ना। चलिए, मैकेनिज्म क्लियर हुआ, है ना। क्योंकि 1 स्टेप रिएक्शन है तो इसमें कोई रीअरेंजमेंट के चांसेस नहीं है, क्योंकि ना कोई कार्बोकेटायन बन रहा है ना कोई इंटरमीडिएट बन रहा है, सीधा सीधा प्रोडक्ट बन रहा है एक स्टेप में। क्लियर? चलिए, है ना। अब इसका भी सेम पहले जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स समझा जाए। सबसे पहले तो रेट लॉ लिखिए, है ना। एक स्टेप रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो रेट लॉ हम लोग तुरंत लिख सकते हैं। रेट बराबर के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बेस। बोलो तो ज़रा, क्योंकि एल्काइल हैलाइड पर बेस अटैक कर रहा है, बस यही था, है ना। और बेस यहाँ पर इस बार कैटलिस्ट नहीं है, नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो तो H+ लेकर बाहर हो जा रहा है सिंपली, है ना। तो एल्काइल हैलाइड और बेस, मतलब इसके भी पावर 1 है और इसके भी पावर 1 है, तो यहाँ पर हम लोग ऑर्डर क्या बोल देंगे, 2। और क्योंकि एक स्टेप रिएक्शन है तो यहाँ पर मॉलिक्यूलैरिटी उसी स्टेप का होगा और वो भी हो जाएगा 2, है ना। तो यहाँ पर भी दोनों सेम आ जा रहे हैं, लेकिन मैं फिर उस बात पे आपको बोलूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना। पहली बात हो गई। एनर्जी प्रोफाइल हम लोगों ने बना ही लिया है, एनर्जी प्रोफाइल का कोई बात दिक्कत है ही नहीं। एंडोथर्मिक रिएक्शन ये भी है ना, दिख रहा है बात, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, अब देखो तो ज़रा, अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखो, लिखिए नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा, तो यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सिंस लीविंग ग्रुप डिपार्ट्स, सिंस लीविंग ग्रुप डिपार्ट्स इन RDS, सिंस लीविंग ग्रुप डिपार्ट्स इन RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एक ही स्टेप है और उसी में लीविंग ग्रुप बाहर जा रहा है, उसी को RDS बोल दिया जा रहा है, तो बोला जा सकता है, ठीक है। सिंस लीविंग ग्रुप डिपार्ट्स इन RDS, सो बेटर द लीविंग ग्रुप फास्टर द रेट, सो बेटर द लीविंग ग्रुप फास्टर द रेट, क्या ऐसा मानते हैं बात? क्योंकि लीविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा, जितना तेज़ी से निकलेगा, उतना फास्टर रेट होने वाला है ना, क्योंकि सारे स्टेप क्या हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर थोड़ा हम लोग लीविंग ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बात और बढ़ा लेते हैं आगे, है ना। लीविंग ग्रुप क्या होते हैं भाई, पढ़े हैं हम लोग। ए गुड लीविंग ग्रुप इज दैट विच इज़ अ वीकर बेस आफ्टर डिपार्चर, एंड अ गुड लीविंग ग्रुप या एंड अ लीविंग ग्रुप ऑलवेज डिपार्ट्स विथ इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, ये बात किए थे, ठीक है ना। अच्छा, लीविंग ग्रुप एबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो ये जो N2 है, ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, इसको सुपर लीविंग ग्रुप बोलते हैं। मतलब जब यहाँ से ये निकल जाएगा तो नाइट्रोजन गैस बन के बाहर जाएगा, तो एक तो नाइट्रोजन बेसिक बिल्कुल नहीं होता और दूसरा गैसियस बन के बाहर चला जाएगा, तो ये बहुत बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप यही होता है, ठीक है, नाइट्रोजन, तो ये सबसे अच्छा है। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक इस तरह का C4F9 है ना, इधर से निकल रहा है, ये लिविंग ग्रुप की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ से ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पे लेकर बाहर जाएगा, ठीक है। तो एक तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा अगर ये बाहर चला जाएगा तो, और वो नेगेटिव दो इक्विवेलेंट रेजोनेंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऊपर भी ऑक्सीजन पे नीचे भी ऑक्सीजन पर, और साथ में 4 कार्बन का एक चेन है जिसमें सारे हाइड्रोजन को हटा के फ्लोरीन लगा हुआ है। तो फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट तो बहुत स्ट्रांग है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पूरा ग्रुप मिलकर यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा खींच रहा होगा, ठीक है ना। तो जो ये O माइनस है यहाँ जो आया, वो एक तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑक्सीजन पर, और साथ साथ C4F9 का माइनस आई इफेक्ट इस कॉन्जुगेट बेस को बहुत बहुत स्टेबलाइज कर देने वाला है ना। तो इसलिए इसके बाद फिर नंबर आता है किसका, इसका। फिर अगर हम लोग तीसरी बात करें तो एक लिविंग ग्रुप होता है ट्रिफ्लेट CF3, और यहाँ से ये लिविंग ग्रुप है, ये वाला हिस्सा है ना, और ये अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाए तो है ना, ये सेम वैसा ही है, लेकिन इससे कमज़ोर क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक ही कार्बन पे 3 फ्लोरीन है या 9 फ्लोरीन था, ठीक है ना। और इस लिविंग ग्रुप को हम लोग ट्रिफ्लेट नाम से जानते हैं, ट्रिफ्लेट है ना, OS डबल बॉन्ड O CF3, सो दिस लिविंग ग्रुप इज कॉल्ड ट्रिफ्लेट आयन, है ना, ट्रिफ्लेट लिविंग ग्रुप। फिर इसके बाद कौन आएगा, ROS डबल बॉन्ड O बेंजीन, और यहाँ पर CH3 है ना, और ये वाला हिस्सा यहाँ पर लिविंग ग्रुप है ना, और इस लिविंग ग्रुप को हम लोग टोजाइलेट बोलते हैं, टोजाइलेट लिविंग ग्रुप है ना, टोजाइल ग्रुप है। अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ध्यान रख लीजिए, ये सब कम जगहों पर इस्तेमाल होता है, लेकिन हाँ अगर पूछ देगा या लिख देगा तो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो टोजाइलेट हो गया, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग ऑर्गेनिक में आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सारे लिविंग ग्रुप जो है ये आपको और ज़्यादा देखने को मिलेंगे सवालों में, है ना, हम लोग के एग्जाम्पल्स में। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें अपने आप याद होते जाएंगी कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है। अभी हम लोग पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि स्ट्रक्चर देख के आपको लगे कि सर कैसे समझेंगे, है ना, इतना याद करना, नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। जस्ट अभी कॉपी पे लिख लो, जहाँ यूज़ आएगा मैं अपने आप समझाता चलूँगा, और ये कॉमन होते चलेंगे, धीरे धीरे ये कॉमन होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया टोजाइलेट, ठीक है। टोजाइलेट के बाद आएगा एल्केन सल्फोनेट, है ना, इधर से नहीं, है ना, इधर से सल्फर पे नेगेटिव आएगा, इधर से जाएंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, और ये दोनों तरफ डीलोकलाइज्ड होगा। तो ये जो हो गया, इसका नाम हो गया एल्केन सल्फोनेट, ठीक है। और इसके बाद फिर आएगा आई, फिर आएगा ब्रोमीन, फिर आएगा क्लोरीन, है ना, फिर आएगा फ्लोरीन, और फ्लोरीन पुअर लिविंग ग्रुप में आ जाता है। फ्लोरीन जो है
वो गुड लिविंग ग्रुप की कैटेगरी से हटकर पुअर लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में चला जाता है ना, क्योंकि वो एक वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। इतनी बात आई समझ में। तो ये लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा उतना फास्टर E2 का रेट होगा, और उनमें से कुछ जो कॉमन लिविंग ग्रुप्स हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर है ना लिख दिया है, सो दैट आपको धीरे धीरे एकस्टम हो जाओ कि ये सब मॉलिक्यूल लिविंग ग्रुप है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। 4 पॉइंट हम लोग लिख लिए है ना। चलिए इसको मिटा रहे हैं, लिख लीजिएगा। अच्छा, 4th पॉइंट में ही हम लोगों ने क्या लिखा था पॉइंट, है ना, कि लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स इन आरडीएस, सो बेटर द लिविंग ग्रुप फास्टर द रेट, ये बात लिखा था। अच्छा, स्ट्रॉन्गर द बेस फास्टर द रेट, ऐसा भी तो होना चाहिए, है ना। जितना स्ट्रॉन्गर बेस होगा उतना फास्टर रेट होगा, क्योंकि बेस भी तो H+ खींच रहा है ना। तो इसलिए अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो रेट फास्ट होगा। ठीक, ये पॉइंट भी लिख लो। 4th पॉइंट में ही A और B C ऐसा करके लिख लो ना। तो 4th का B पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं ना, स्ट्रॉन्गर द बेस फास्टर द रेट, स्ट्रॉन्गर द बेस फास्टर द रेट, है ना। जैसे मान लो अगर आपसे पूछे कि अपने पास NaNH2 है, अपने पास EtO- है और अपने पास OH- है, तो अगर आपसे पूछे कि या इसको भी NH2- ही लिख दिया जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इन तीनों बेस के साथ अगर हम सेम कंसंट्रेशन लेते हैं, है ना, तो इन तीनों के साथ E2 का रेट सबसे ज़्यादा किधर होगा, इधर होगा, है ना, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गर जो बेस है वो ये है, इसलिए इसका E2 का रेट सबसे ज़्यादा होगा, है ना। क्लियर है बात, एकदम सिंपल है। 4th का C पॉइंट, 4th का C पॉइंट, ठीक है। C पॉइंट लिखा जाए, मोर स्टेबल द एल्कीन फास्टर द रेट, मोर स्टेबल द एल्कीन फास्टर द रेट, है ना। ये बात हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि भाई जितना स्टेबल एल्कीन बनेगा उसके ट्रांजिशन स्टेट के पास वही एल्कीन लाइक कैरेक्टर होगा, तो जितना स्टेबल एल्कीन होगा उसका ट्रांजिशन स्टेट भी उतना स्टेबल होगा। क्लियर है बात ना। तो वही बात हम लोग लिखेंगे, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन फास्टर द रेट, है ना, ये हो गया। 4th में D पॉइंट लिख लीजिए। जैसे मान लो अगर C पॉइंट का हम लोग एग्जाम्पल देखें, मान लो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ ब्रोमीन है, एक ये हो गया, और मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन हो गया, यहाँ ब्रोमीन, ठीक है, और आपसे पूछे कि इसके E2 और इसके E2 में फास्टर रेट किसका होगा, तो इसके E2 से जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बीटा H या ये वाला बीटा H निकलेगा कोई ऐसा, तो ये बनेगा, और इसमें ये वाला या ये वाला बीटा H निकलेगा तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। बोलो, तो इसमें ये वाला एल्कीन, इसके पास 2 2 4 और 3 7 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्योंकि ये एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है तो इसका ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा, इस वजह से रेट इस एल्कीन का ज़्यादा होगा फॉर E2 रिएक्शन, फॉर E2 रिएक्शन। नहीं, ये बात बोली जा रही है। तो 4th का C पॉइंट समझ में आ गया अपने को। D पॉइंट भी समझो जरा, D पॉइंट भी समझा जाए। लिखिए, इफ एल्कीन फॉर्म्ड इज सेम, इफ एल्कीन फॉर्म्ड इज सेम, अगर दो केस में सेम एल्कीन फॉर्म हो रहे हैं, है ना, और सब कुछ सेम है, लिविंग ग्रुप भी सेम है, बेस भी सेम है, सेम एल्कीन फॉर्म हो रहे हैं, है ना, तो फिर रेट किस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो लिखो, इफ एल्कीन फॉर्म्ड इज सेम then greater the acidic strength of beta H, greater is the rate, then greater the acidic strength of beta H, greater is the rate, ठीक है, greater the acidic strength of beta H, greater is the rate। देखो, जैसे मान लो अगर यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे मान लीजिए अपने पास CH3C ब्रोमीन, CH3C
CH3 ऐसा है, और एक मॉलिक्यूल ऐसा है CH2Br, ठीक है। और इसका रिएक्शन भी हम लोग एल्कोहलिक, है ना, एल्कोहलिक KOH से करा दे रहे हैं, और इसका रिएक्शन भी हम लोग एल्कोहलिक KOH से करा दे रहे हैं। दोनों में, इसमें भी चाहे कोई भी एक H निकले, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, ये H निकलेगा, ये बॉन्ड यहाँ बनेगा, ये बाहर जाएगा, तो ऐसा प्रोडक्ट बनता दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ जुड़ा हुआ है, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा हो गया, तो यहीं से H निकलेगा, ये बॉन्ड यहाँ यहाँ, इसमें भी आपको सेम एल्कीन बनती दिखाई दे रही है। तो एल्कीन जो है दोनों में सेम बन रही है, बेस भी सेम लिए हैं, लीविंग ग्रुप भी सेम लिए हैं, और अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसका रेट ज़्यादा होगा कि इसका रेट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स में अब क्योंकि सब कुछ सेम है, एल्कीन भी सेम है, लीविंग ग्रुप भी सेम है, बेस भी सेम है, तो अब ये H का एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग देख सकते हैं, है ना, क्योंकि अब जितना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, तो इसका निकलना, क्योंकि वही ये भी तो RDS में ही निकल रहा है ना, एक ही स्टेप है, उसी में ये निकल रहा है, तो ये अगर ज़्यादा एसिडिक होगा तो रेट ज़्यादा होगा। लेकिन पहली बात किस पर गवर्न करता है? रेट ऑफ E2, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पर, है ना। जब एल्कीन सेम बनेगा तब हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे, है ना। तो ये वाला प्राइमरी H है और ये वाला टर्शरी H है, इधर से प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा इसमें, देखो तो इधर से और इधर से प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, मतलब इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम होगा, इसलिए ये एक कम एसिडिक H है, ये ज़्यादा एसिडिक है, तो इसमें रेट इसका ज़्यादा होगा, नहीं, मतलब ये ज़्यादा रेट से आगे बढ़ेगा और वो वाला कम रेट से चलेगा। क्लियर हुई इतनी बात, है ना। बहुत सारी बातें हैं, मज़ेदार बातें हैं, इतना हो गया। चलिए, तो अब ऐसा करते हैं कि अब इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है, अभी और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें, है ना, अभी आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा ये, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, मज़ेदार बातें हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब कैरी करेंगे आगे। अभी इतना आप नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आएंगे, ठीक है। चलिए।